आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे पटना के मरीन ड्राइव का उद्घाटन। लोगों को मिलेगा जाम से मुक्ति। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करेंगे द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ में आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। टीले वाली मस्जिद पर भी भारी पुलिस की तैनाती। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बड़ी खबर, जहां सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज है, यानी कि 24 जून से शुरू हो रहा है और जो कि 30 जून तक चलने वाला है। 5 दिनों के छोटे से सत्र के सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और शांतिपूर्ण सत्र संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सर्वदलीय बैठक भी कर चुके हैं। डीएम और एसपी की सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को लेकर भी सभी ड्रिल पूरी हो चुकी है। तो आज से अगर हम बात करें तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को पहले भी घेरा है और इन दिनों भी कुछ ऐसे अहम मुद्दे सामने आए हैं जिसको लेकर विपक्ष आज फिर से सत्ता पक्ष को घेरने वाला है। और विपक्ष छोटे मानसून सत्र में बिहार में उच्च शिक्षा के हालात, सुरक्षा, रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष कई बार तंज कस चुका है। अगर इन दिनों की कुछ हम बात कर ले तो आज भी सदन के अंदर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा जब विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगा। बिल्कुल पूजा, देखिए सत्र आज से शुरू हो रहा है। 10:30 बजे से ये कार्यवाही शुरू होगी और इससे पहले ही एक रणनीति विपक्ष ने बना ली थी कि किस तरीके से जब मानसून सत्र शुरू होगा तो सरकार को घेरेगी। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर के सदन में सरकार से सवाल निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। और बीते दिनों जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठा दिया और इससे पहले भी कई बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते आ रहे हैं। साथ ही अपराध की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इस तरीके के कई सारे ऐसे मुद्दे विपक्ष के साथ सामने हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार किस तरीके से विपक्ष के उन सवालों का जवाब देगी, क्योंकि सरकार की ओर से भी पहले ही रणनीति बनाई जा चुकी है कि आखिर जब विपक्ष सदन में सरकार से सवाल करता है तो उस वक्त उनके सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। तो उसको लेकर के सरकार की भी तैयारी है। अब जब सत्र शुरू होगा तो उस समय देखना होगा कि आखिर किस तरीके से। निषेध, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। क्या लगता है, ये जो लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के भी हमने देखा है कि बहस लंबी चली है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए, इसको लेकर भी अंदर कुछ चर्चा होने की संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये मानसून सत्र छोटा बेहद रहने वाला है, लेकिन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि अग्निपथ को लेकर के जो लगातार बवाल हो रहा है उसको लेकर के निश्चित तौर पे विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगी सदन में और घेरने का काम करेगी। क्योंकि अग्निपथ योजना का असर बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिला था, विरोधों का भी दौर काफी ज्यादा था और अब बिहार में काफी नुकसान हुआ। तो निश्चित तौर पे इस योजना को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है और सदन में इसको लेकर के सवाल भी निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली है कि सत्ता पक्ष के सामने आखिर वो कौन से सवाल, कौन से मुद्दे रखने हैं,
किसको लेकर सरकार को घेरना है, किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में सत्र हंगामेदार हो सकता है, इसके भी आसार हैं और कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी पटना के मरीन ड्राइव का आज उद्घाटन होने वाला है। जी हां, बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे और पटना गंगा ड्राइव वे परियोजना का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पटना गंगा ड्राइव वे परियोजना का अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज का काम जो है वो पूरा हो चुका है और दीघा से पीएमसीएच तक बने सड़क का आज उद्घाटन होने वाला है। महानगर की तर्ज पर गंगा किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया है और राजधानी पटना के मरीन ड्राइव का आज उद्घाटन है। बड़ी खबर आज बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मरीन ड्राइव का आज उद्घाटन करने वाले हैं। शुक्रवार 24 जून यानी कि आज से बिहार के लोगों को पटना में ही मुंबई जैसा मरीन ड्राइव का मजा लेने का मौका मिल सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी पटना गंगा ड्राइव वे परियोजना का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और महानगर की तर्ज पर पटना में गंगा किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतिक, आज ये बार बार कहा जा रहा है कि मरीन ड्राइव की तर्ज पर ही इसको बनाया गया है, तो आज लोगों को एक नई सौगात सीएम देने जा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, आज मरीन ड्राइव, पटना का मरीन ड्राइव है और इसका उद्घाटन आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार 24 जून यानी आज से ही बिहार के लोग पटना में ही मुंबई के मरीन ड्राइव का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी पटना गंगा ड्राइव वे परियोजना का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। ये निधि का उद्घाटन कर रहे हैं और आपको बता दें, इसे क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है पूजा। ऐसे में आपको बता दें, महानगर की तर्ज पर पटना में गंगा किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ का काम तेजी से चल रहा है और दीघा से पीएमसीएच तक बने सड़क का उद्घाटन आज ही सीएम करेंगे। और आपको बता दें कि दीघा से पीएमसीएच तक बने सड़क की लंबाई, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, करीबन 7.5 किलोमीटर के आसपास की और इसकी 6.5 किलोमीटर की और 13 मीटर ऊंचाई तक बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। यानी कि पूरा आनंद जो है, पूरा आप जब कोई वाहन उस पर चलेगा तो पूरे तरीके से आप उसको वहाँ पर स्पेस मिलेगा और बिल्कुल ही मक्खन के तरीके से वो रास्ते पे गाड़ियां निकलेंगी। दरअसल मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह पटना के गंगा किनारे भी जो मरीन ड्राइव है उसका निर्माण हुआ है और इसे गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। इसे एक भाग का उद्घाटन आज कर रहे हैं सीएम। और आपको बता दें, दीघा से दीदारगंज तक करीबन 20.5 किलोमीटर में इसका निर्माण हो रहा है और इसमें एक भाग पटना से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक बनकर तैयार हो गया है। दो लेन में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है और इसकी चौड़ाई जो है आपको बता दें पूजा, करीबन 40 मीटर के आसपास है और इससे आपको जाम से भी मुक्ति मिलेगी। पटना समेत उत्तर बिहार के लोगों को इस मरीन ड्राइव से काफी सहूलियत होगी पूजा। लोगों को जाम से निजात भी मिलेगी और कम वक्त में आसानी से जा सकेंगे। उद्घाटन होने के बाद गंगा पथ आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। गंगा पथ संपर्क पथ के द्वारा जो अशोक राजपथ और पीएमसीएच है उससे सीधा जो रूट है वो जोड़ दिया जाएगा। खास करके उत्तर बिहार से आने वाले लोग जिनको एम्स जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो या फिर पटना का पीएमसीएच या फिर गांधी मैदान, वैसे लोग दीघा ब्रिज से उतरकर गंगा पथ के रास्ते कम वक्त में अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक जा सकेंगे। और इसमें लोगों को भी खुशी है पूजा, जो राजधानी के लोग हैं, पटना के लोग हैं, वो जल्दी गंगा किनारे बन रहे इस मरीन ड्राइव पर चलने का आनंद भी अब उठा सकेंगे। उस वजह से वो भी खुश है। गंगा एक्सप्रेस वे का जो एक भाग है वो तैयार है और इसे अब जनता को आज मुख्यमंत्री समर्पित कर देंगे। बिल्कुल, तो आज जनता को समर्पित सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। ऋतिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज मरीन ड्राइव के तर्ज पर बना कहा जा रहा है कि इसका लुत्फ अब लोग उठाने वाले हैं। तो देखिए, पटना वासियों को तो एक तरफ सौगात मिल ही रही है, बिहार के लोग भी जब पटना आएंगे या अलग अलग राज्यों के जब लोग पटना आएंगे तो उन्हें भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब सहूलियत होने वाली है।
अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें जेडीयू पर हंसी आती है कि उन्होंने भी इस योजना के खिलाफ में बोला है। साथ ही उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। आज जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है, उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने संजय जायसवाल से सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं वह ये बताएं कि विश्वविद्यालय का सर्वे या कुलाधिपति कौन होता है। बीजेपी ने राज्यपाल पर सवाल उठाया है, अब इसका जवाब खुद संजय जायसवाल देंगे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के नियंत्रणकर्ता कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति के स्तर पर राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारीगण सत्र के नियमितीकरण के लिए लगातार बैठक करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ विभिन्न स्तरों पर अलग अलग बैठकें की जाती हैं। तो क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अथवा कुलाधिपति कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, अथवा जिनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है या जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, क्या उनके मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो सवाल उठाने वाले को इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि उर्दू के साथ बिहार सरकार नाइंसाफी कर रही है। उर्दू शिक्षा को बहाल नहीं किया जा रहा है, अभी तक बहाली को लटका कर रखा गया है। उन्होंने इस मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की बात कही। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। अग्निपथ में सेना की बहाली पर सवाल उठते हुए उन्होंने कहा कि अग्निपथ के सेना की बहाली, आपको बता दें कि उन्होंने बोला है कि इसे टेम्पोररी तौर पर नहीं करना चाहिए। ये खबरें अभी मिल रही हैं। इस मामले में हमारे मरकजी सदर, जो हमारे राष्ट्रीय सदर हैं जनाब बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब, इस मामले में उनका जो फैसला होगा बिहार की पर शोषितों पर या किसी पर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जहाँ भी जुल्म हो रहा है उस पर अगर आवाज कोई पार्टी उठाती है तो उसका नाम है जिसे मैं कह रहा हूँ कि सेना की जरूरत कोई टेम्पोररी नहीं है, सेना की जरूरत तो हर दिन के लिए है। बगहा के पिपरासी प्रखंड के हजारों किसान नाली की समस्या से परेशान थे। बता दें आपको कि ये 4 दशक से नाला निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर एमएलसी भीष्म सहनी ने नाला पाइन के उदारीकरण का उद्घाटन किया है। वहीं इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि मंजेश सहनी और कई ग्रामीण मौजूद रहे। उस जिम्मेवारी को नहीं निभाए, लेकिन आज़ादी के बाद जो बरसों से नाला बंद पड़ा हुआ था वह जनता के हित में, किसानों के हित में इस चीज़ नाला को जो है सफाई कराया गया है ताकि किसानों का फसल बर्बाद नहीं हो। पंचायत की जनता ने बहुत माननीय लोग, पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग समस्या रखा था, लेकिन अभी तक नाला का खुदाई नहीं हो पाया। जब हम निर्वाचित होकर आए थे, मतलब यहाँ की जनता ने हमको कहा
और हमने जाके शुरू से डीएम साहब से आग्रह किया और इस संबंध में जानकारी ली। उसके बाद हम लोग इसको मुश्किल से 10 दिन में खुदवा कर उजाहीकरण करवा दिया गया। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये तस्वीर पानी की टंकी की है जिससे मरीज पानी पीते हैं और इस टंकी में कई दिनों से कौवा मारा पड़ा है और यहाँ तक कि टंकी में ढक्कन तक नहीं लगा हुआ है। यह वह दूषित पानी है जिसे लोग पीते हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक AK तिवारी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, सफाई कर्मी से बोलकर इसकी सफाई करवाएंगे। सफाई करवाते हैं। इसके दोषी कौन है सर? इसके लिए दोष किसका है? तो वह मारने का कोई मार कर थोड़ा डाल दे। सर ढक्कन नहीं है तभी तो गिरा। ढक्कन की भी जानकारी आप क्यों दे रहे हैं? 22 साल से हमको जानकारी नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि मुंगेर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 देसी कट्टा, 11 कारतूस, 11 खोखा और 1 किलो गांजा भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान कामयाबी हासिल की है। वहीं इस दौरान अपराधियों की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दूसरी ओर पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई। गांव यहाँ मुंगेर में इसका सिंगिया बाजार में जो व्यवसाय के द्वारा रंगदारी मांगा गया था, इसमें उद्भेद करते हुए हम लोग 2 अपराधी को गिरफ्तार किया, अनिया यादव और गुलजीबी यादव। कल उद्भेदन होने के बाद प्राप्त सूचना पर इनकी गिरफ्तारी चल रहा था। कल रात में पता चला था कि चरापट्टी भैयार में ये लोग शरण लिए हुए हैं, तो उसी के क्रम में हमारा DSP के नेतृत्व में टीम था और बाकी जो थानाध्यक्ष हैं और इन लोगों की तरफ से उनकी तरफ से भी अराउंड 11 टोका जो मिला, 11 से 15 ये लोग फायर किया। छपरा के मंढोरा थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर प्रभाकर भारती को 50,000 नगद के साथ XUV मोटर पासपोर्ट रिश्वत लेते रंगे हाथों निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। दरअसल परिवारवादी के द्वारा प्रभाकर भारती के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद इसका सत्यापन कराया गया। आरोपी सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। आरोपी अधिकारी को टीम पटना लेकर आई है और पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सहरसा में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूट के सामान के साथ नगद रुपए, देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। बता दें कि इन्होंने बीते 21 जून को गृह स्वामी को बंधक बनाकर करीब 30,000 रुपए सहित जेवरात, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल और कई सामान लूटे थे। रात्रि को सूचना मिली थी कि जो एक गृह स्वामी है उनको बंधक बना करके कुछ अपराधियों के द्वारा उनके यहाँ से लूटपाट की गई है। जेवर और जो नकदी है वो लोग लिखकर भाग गए हैं। कुछ चांदी के और कुछ सोने का जैसे लॉकेट वगैरह है वो लेके गए थे। सारी वस्तुओं की बरामदगी कर ली। वैशाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बारबालाओं के साथ घातक हथियार से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि यह हर्ष फायरिंग का वीडियो जिले के अलीपुर हट्टा पंचायत का है। वहीं महनार थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में उन्हें जानकारी मिली है और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी में 165 कंपनी PAC और 10 कंपनी पारा मिलिटेंट तैनात की गई है। जिले में सेक्टर स्कीम लगाने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बता दें आपको कि जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 165 कंपनियों को तैनात किया गया है। जवानों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। दरअसल जुम्मे की नमाज के दिन जो बीते दिनों
वहां पर हिंसा हुई, लगातार पथराव हुए। इसके बाद से पुलिस प्रशासन हर जुमे की नमाज को सतर्क और अलर्ट नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए लखनऊ से। रवि, प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए मुझे आपको बिल्कुल बता दें कि शासन और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद हैं, और आपको बता दें कि सुबह से मॉनिटरिंग चल रही है, पल पल की अपडेटिंग चल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की आत्मजनिक की कोई अनहोनी ना हो, जिसको लेकर कल एक मॉनिटरिंग बैठक करी गई है। उस बैठक में जो है तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री, सभी लोग मौजूद थे और सुबह से डाउन कैमरे से नजर रखी जा रही है नमाजदारियों पर। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सभी नमाजियों पर नज़र रखी जा रही है, मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इससे पहले जो जुमे की नमाज थी उसमें भी हमने देखा था किसी तरीके की हिंसक तस्वीरें सामने नहीं आई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद और सतर्क नजर आई थी। ललितपुर के थाना वनपुर के ग्राम तेरा में पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अकेले ही उसकी चिता बनाकर उसे जलाया और बच्चों के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मूलू कुशवाहा ने अपनी प्रेमिका सपना कुशवाहा से 4 साल पहले शादी की थी। फिलहाल किसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी मिलते ही वानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीम का गठन भी किया गया है। कहना है कि ये व्यक्ति जो है मूलचंद नाम का व्यक्ति है, मूलचंद कुशवाहा। इसने 4 वर्ष पहले शादी की थी एक लड़की से और उसको जो है कल मारा और ली जा रही है, और अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना का शीघ्र गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना के जटपुरा गांव में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्ताविक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।